हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनेश्वर प्रसाद स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एजुकेशन में। तो हमारा काइनेमेटिक्स का सीरीज चल रहा है और आज इस सेशन में हम रिलेटिव मोशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिलेटिव मोशन होता क्या है। तो पहले हम मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, फिर हम रिलेटिव मोशन की ओर बढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन, अब मोशन क्या होता है? तो शायद आप लोगों को पता होगा, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि मोशन क्या होता है। अगर हम मान लें कि ये मेरा ग्राउंड है और ग्राउंड में कोई एक पेड़ है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो पेड़ है वो टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम के अनुसार अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पेड़ है वो क्या है, रेस्ट पे है। द ट्री इज इन रेस्ट। क्यों ट्री रेस्ट पे है? क्योंकि ये टाइम के अनुसार अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन हम इसे ग्राउंड में अगर हम बात करें तो कोई एक कार है, ठीक है, ये मेरा एक कार है और ये टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पे है। अब कुछ सेकेंड बाद मान लेते हैं आफ्टर 1 सेकेंड कार कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक। 1 सेकेंड बाद मेरा कार है चल के कहाँ आ गया, कहीं यहाँ आ गया। तो ये जो कार है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, टाइम के अनुसार विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इट चेंजेस इट्स पोजीशन। टाइम के रेस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ये हम कर सकते हैं कि ये जो कार है ये मोशन कर रहा है। कार इज इन मोशन। तो मोशन क्या होता है? तो जो ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन को चेंज करता है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब क्या होता है कि अब ये रिलेटिव मोशन क्या होता है? हमने तो मोशन पढ़ लिया कि मोशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वो पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, अगर टाइम के अवधि में अपना जो स्थान है उसका स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसका पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में कहलाएगा। और अगर टाइम के अनुसार वो अपना स्थान में परिवर्तन कर रहा है, उसका स्थान में कोई परिवर्तन हो रहा है, मीन्स वो टाइम के अकॉर्डिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर वो अपना पोजीशन में चेंज कर रहा है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में कहलाएगा। तो अब हम रिलेटिव मोशन के बारे कंसिडर करते हैं थोड़ा सा। तो हमने ये देखा कि यहाँ एक ट्री है, ग्राउंड पे एक ट्री है और इसी ग्राउंड पे एक हम ऑब्जर्वर कंसिडर कर लेते हैं। इसी ग्राउंड में कोई एक ऑब्जर्वर है और इस ऑब्जर्वर ने ही इसको ऑब्जर्व किया कि जो पेड़ का पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वर किसके रेस्पेक्ट में इसको कंसिडर कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में इसको देख रहा है कि जो पेड़ है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो ये ग्राउंड का रेस्पेक्ट में, मतलब जो पेड़ और ऑब्जर्वर दोनों ग्राउंड पे खड़ा है, एक ही ग्राउंड पे है और वो उसी ग्राउंड में खड़ा होकर उसी ग्राउंड का रेस्पेक्ट में देख रहा है कि जो पेड़ है वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो अगर हम दूसरा चीज कंसीडर करते हैं, ये तो एक ही फ्रेम में है। अब और एक चीज और एक बात आता है यहाँ से निकल के कि जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे होते हैं तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता होती है किसी भी रिलेटिव मोशन को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब ये फ्रेम क्या है? हमने तो रिलेटिव मोशन अभी सुना था, पर रिलेटिव मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्रेम की जरूरत होती है।
और हम उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है। तो ये ग्राउंड पे दोनों ही खड़ा था, लेकिन जब हम अलग अलग फ्रेम पे आ जाते हैं, मान लें कि हम स्पेस में चले गए, ये ग्राउंड के अर्थ का सरफेस में था, लेकिन हम जब अर्थ के सरफेस से बाहर आ जाते हैं, हम स्पेस में चले जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ कंसीडर करते हैं, ये मेरा सूरज है और इसके चारों ओर कौन मूव करता है, तो इसके चारों ओर अर्थ मूव करता है, इसके चारों ओर अर्थ मूव करता है। तो अर्थ यहाँ है, हम कंसिडर कर लिए। उसके बाद कुछ महीने बाद अर्थ कहीं यहाँ आएगा, फिर यहाँ, मतलब वो जो अर्थ है वो सूरज के चारों ओर क्या करता है, तो वो रिवॉल्व करता है। अब ये ट्री था ना, अर्थ का सरफेस में था, ये जो ट्री कहाँ था, अर्थ का सरफेस में था। ये अर्थ का सरफेस है और ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है। अब हम कोई एक ऑब्जर्वर, हालांकि हम सूरज पर नहीं जा सकते हैं, पर एक फ्रेम हम कंसिडर किए हैं, तो वहां से हम इस चीज को हम ऑब्जर्व करने के लिए बस इसको कंसिडर किए हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है। अब वो अर्थ के सरफेस पे नहीं है, सिर्फ पेड़ अर्थ का सरफेस पे है, लेकिन ऑब्जर्वर कहाँ है, इस यहाँ पे है। या तो फिर अगर हम बात करें कि वो जो ऑब्जर्वर है ना वो स्पेस में है, तो अब हम देख सकते हैं कि जो पेड़ है ना वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ना। जो मान लेते हैं t=0 सेकेंड पे ये ट्री का पोजीशन कहीं यहाँ था, फिर कुछ महीने बाद या कुछ सेकेंड बाद की अगर हम बात करें तो ये ट्री कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। फिर कुछ टाइम बाद ये ट्री है, ये यहाँ आ जाता है। तो इस ऑब्जर्वर को क्या नजर आ रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को ये नजर आ रहा है जो ट्री है ना वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, लेकिन इस ऑब्जर्वर को क्या नजर आ रहा है, इस ऑब्जर्वर को ये नजर आ रहा है कि ट्री है ना वो रेस्ट पे है। तो बात यहाँ से ये निकल के आती है कि जब हम फ्रेम को चेंज करते हैं, इसे दूसरे फ्रेम पे चले जाते हैं ना, तो अलग अलग फ्रेम के लिए जो सेम ऑब्जेक्ट है वो या तो रेस्ट पे हो सकता है या फिर मोशन हो सकता है। ये कहना मुश्किल है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है या मोशन पे है। वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं उस चीज को। तो जो मोशन होता है, यहाँ से ये बात निकल के आई कि जो मोशन होता है ना वो रिलेटिव होता है, किसी का रेस्पेक्ट पे ही हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है या मोशन पे है। जैसे कि हम ट्री को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राउंड का रेस्पेक्ट में, तो ये क्या नजर आ रहा है कि जो ट्री है वो रेस्ट पे है। लेकिन जब हम स्पेस पे आ जाते हैं तो वही ट्री क्या हो जाता है, तो मोशन पे हो जाता है, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन का अगर हम साफ सुथरा डेफिनेशन लिखना चाहे, ठीक, सॉरी, अब उसके बाद हमने बात किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, कि जब हम फ्रेम को चेंज कर लेते हैं, जब तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से मोशन में नजर आता है। तो बात निकल के आती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो मैं और एक साधारण सा उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ। ये मेरा ग्राउंड है, हमने कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे एक मेरा कार है। अब यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है, आराम से बैठा हुआ है, और उसके सीट के बगल में एक मोबाइल फोन है, हमने कंसिडर कर लिया। ये टाइम t=0 सेकेंड पे है। उसके बाद कुछ सेकेंड बाद ये कार कहीं यहाँ आ जाएगा ना, कुछ सेकेंड बाद ये कार कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब इस पॉइंट की अगर हम बात करें, ये जो ड्राइवर है वो क्या देखेगा, ड्राइवर को क्या नजर आएगा, मोबाइल रेस्ट पे है या मोशन पे है। तो ड्राइवर को ऑब्वियसली यही नजर आएगा कि मोबाइल है,
मोबाइल जो है वो रेस्ट पे है, वो अपना पोजीशन तो चेंज कर नहीं रहा है। लेकिन अगर कहीं हम यहाँ एक ऑब्जर्वर ले लें, ये ऑब्जर्वर क्या, इस ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगा कि टी टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे मोबाइल फोन यहाँ था, लेकिन 1 सेकेंड के बाद मोबाइल फोन कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा। तो इस ऑब्जर्वर को क्या नजर आ रहा है कि जो मोबाइल फोन है ना वो रेस्ट पे नहीं है, वो मोशन कर रहा है, कार के साथ मूव कर रहा है वो। तो हमने क्या किया, बस फ्रेम को चेंज कर दिया। ये जो ऑब्जर्वर है वो कार का फ्रेम में है और ये जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड का फ्रेम में है। जब जब हमने फ्रेम को चेंज कर देते हैं तो जो वही ऑब्जेक्ट है ना वो रेस्ट से मोशन पे आ जाता है। या हम ये अब क्या क्या कर ये हम कर सकते हैं कि फ्रेम क्या होता है। तो ये इस पॉइंट पे था, उसके बाद टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे 1 सेकेंड के बाद ये इस पॉइंट पे आ गया। तो ये जो पॉइंट है ना इसको हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बी एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम, या जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो सिस्टम। लेकिन किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक फ्रेम की जरूरत होती है, और वैसे जनरली हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही कंसिडर करते हैं। तो मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक फ्रेम की आवश्यकता है, और इस फ्रेम को हम कौन सा फ्रेम कंसिडर कर लेंगे, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम कंसिडर करते हैं। तो ये हम मानते हैं कि ये मेरा ओरिजिन है, इस ओरिजिन को कंसिडर करते हुए हम एक फ्रेम ड्रॉ करते हैं। ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा जेड एक्सिस। उसी तरह मतलब ये जो फ्रेम है ना ये कार का फ्रेम है, तो कार का फ्रेम तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि कार तो हम अदला बदली किए नहीं ना। चलो ठीक है, ये भी मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब इस पॉइंट का भी हम एक फ्रेम ड्रॉ करते हैं। इसका भी हो गया एक्स वाई जेड। इसका दूसरा फ्रेम है तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हम अलग मान लेते हैं, एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। अब हम यहाँ से देख कंसिडर करते हैं, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकेशन, इस पॉइंट का लोकेशन इस फ्रेम का रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कुछ ये पॉइंट यहाँ है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो x इक्वल टू 1 यूनिट मान लेते हैं, y इक्वल टू 1 यूनिट मान लेते हैं और z इक्वल टू 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए तो फ्रेम तो चेंज हुआ नहीं। अगर फ्रेम नहीं चेंज हुआ तो इसका जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस फ्रेम से बात करें तो इधर कहीं ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आएगा, एक्स प्राइम एक्सिस आएगा ना, तो इसका जो लोकेशन हो जाएगा ना कहीं पे ये मान लेते हैं कि इसका लोकेशन यहाँ पे -1 हो गया, और ये सॉरी अब 1 नहीं रहा, ये -3 मान लेते हैं, कहीं ज़्यादा है। और y इक्वल टू अगर हम कंसिडर करें तो ये बहुत ऊंचा चला जाएगा, 5 मान लेते हैं। और z इक्वल टू अगर हम कंसिडर करें तो 1 उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन 1 सेकेंड के बाद इसका पोजीशन इस फ्रेम का रेस्पेक्ट में देखो तो x में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है ना, ये कहाँ चला गया, तो ये कहीं इधर आ गया। अब देखो तो x कहाँ आ गया, यहाँ तो मान लो कम से कम तो ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, अगर हम 3 माने ना, कम से कम ये 5 यूनिट तक आ गया, x इक्वल टू 5 हो गया। अब y की बात करें तो y में कोई चेंजेस नहीं हुआ, वो भी 5। और z की बात करें तो वो z में भी चेंजेस हुआ है, जेड में भी चेंजेस हुआ है, कुछ मान लेते हैं 3। तो अगर हम फ्रेम चेंज करते हैं तो जो मेरा पार्टिकल का जो स्टेट है ना वो चेंज हो जाता है। इस फ्रेम की बात करते हैं तो इस फ्रेम से जो मोबाइल फोन है वो रेस्ट पे नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम इस फ्रेम की बात करें तो इस फ्रेम से हम देख रहे हैं कि जो मोबाइल फोन है वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, और हमने ये पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करता है तो वो मोशन में कहलाता है।
ठीक है, तो हमें यहाँ से पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव मोशन होता है क्या है, और जितने भी मोशंस है वो रिलेटिव मोशंस है। और हमने अभी तक जितना भी पढ़ा ना मोशन, वो मोशन ना किसके रिलेटिव में था, किसके रेस्पेक्ट में था, तो ग्राउंड का रेस्पेक्ट में था, क्योंकि ग्राउंड हमेशा तो रेस्ट पे ही रहता है। अब हम इसका जो डेफिनेशन है ना साफ सुथरा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन, तो वो अगर हम लिखें तो वो किस तरीके से होगा। तो फ्रेम क्या है, हमें पता ये चल गया कि फ्रेम क्या है। तो फ्रेम वो प्लेस है, वो सिस्टम है जिस सिस्टम पे बैठ के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं कि वो रेस्ट पे है या मोशन पे है। तो इसका डेफिनेशन लिखें, द frame is a system from where an observer observe that the object तो फ्रेम वो सिस्टम है जिस जहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठ के ऑब्जर्व करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब जो फ्रेम होता है ना, वो दो टाइप का फ्रेम होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब यहाँ इनर्शिया की बात आ गई, तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, जो इनर्शिया है वो किससे रिलेटेड है, तो वो बेसिकली मास से रिलेटेड है। सपोज किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, तो बहुत ही ज़्यादा हैवियर मास का ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस दैट हैवियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा है, इतना हैवी है कि हम इतना फोर्स उस पर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो डिस्प्लेस करे, तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो रेस्ट पे होगा। या तो फिर अगर हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन वो इतना भी फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट ना एक्सलरेट करेगा, वो उसका वेलोसिटी में कोई चेंजेस होगा। अगर वो मूव कर रहा है ना तो वो सिंपली कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिस फ्रेम में जो बॉडी है या तो वो रेस्ट पे होता है या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर एक्सलरेशन जीरो हो गया ना, तो यहाँ से हम देख सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें पता है वो इनर्शिया पे ही बेस्ड है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा है क्लास 9th में, वो क्या था, F इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। तो जब एक्सलरेशन है ही नहीं बॉडी में, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बॉडी में, नहीं लग रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है तो हमें ये पता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो मूव करते रहेगा कब तक, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो जो इनर्शिया है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें क्या होता है, या तो बॉडी रेस्ट पे रहता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। तो यहाँ से हम लिख
फ्रेम दो टाइप्स का है। फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। हमने अभी डिस्कस किया कि इनर्शियल फ्रेम क्या है। इनर्शियल फ्रेम में या तो बॉडी रेस्ट पे होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। इनर्शियल फ्रेम में या तो बॉडी रेस्ट पे होगा या फिर जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सिंपली जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। एग्जांपल के तौर पर अगर हम कंसीडर करें तो काट एट रेस्ट, काट एट रेस्ट, लोग काट आपने देखा ही होगा, या तो फिर काट एट 20 किलोमीटर पर आवर। वो 20 किलोमीटर आवर का कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। लेकिन अगर हम नॉन इनर्शियल की बात करें ना, तो नॉन इनर्शियल में ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा? नहीं, एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। नॉन इनर्शियल में जो बॉडी होता है ना वो नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होता है। तो जितने भी एक्सेलरेटेड बॉडी है, जितने भी एक्सेलरेटेड फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑल द accelerated frame are non-inertial accelerated frame are non-inertial frame। एग्जाम्पल देखें तो कार विथ चेंजिंग वेलोसिटी। एग्जाम्पल कार विथ चेंजिंग वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं टाइम। तो जो टाइम है ना वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है, फ्रेम पे निर्भर नहीं करता है। लेकिन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, दिस ऑल क्वांटिटीज आर फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो स्टार डाल के उसको भी लिख लेंगे। Time is frame independent लेकिन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, all are frame डिपेंडेंट क्वांटिटीज है। ये कैसे क्वांटिटीज है? तो ये फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटीज है।
अब हमें अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है रिलेटिव मोशन पे में, तो एक पॉइंट हमें याद कर रखना होगा। इन order to solve problem, we must concentrate on finding time because it is independent of the frame of रेफरेंस। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है रिलेटिव मोशन पे, तो हमें सबसे पहले टाइम फाइंड करना होगा, क्योंकि जो टाइम एक ऐसा क्वांटिटी है वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में चर्चा कर लिया। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। रिलेटिव दो ऑब्जेक्ट है, तो उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कैसे हम फाइंड करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब किसी दो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए, हमें ए का वेलोसिटी फाइंड करना है बी का रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये रिलेटिव वेलोसिटी है। हम किसी ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो बी का रेस्पेक्ट। अब हम जिसके रेस्पेक्ट में अगर हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या मान लेंगे, तो कांस्टेंट मानेंगे, जैसे कि हम अभी मान रहे थे। तो अगर हम ए का वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं बी का रेस्पेक्ट में, तो ए मोशन पे होगा, ए मूव कर रहा होगा, लेकिन बी कांस्टेंट हम मानेंगे कि बी रेस्ट पे होगा। ए इन मोशन बट बी इज एट रेस्ट। हम बी को रेस्ट पे कंसिडर कर लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, velocity of A with respect to B। हम A का वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, B का रेस्पेक्ट में। या तो ये भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ A एज seen by B। A का वेलोसिटी B से देखा जा रहा है, या तो फिर वेलोसिटी ऑफ A as observed by B। A का वेलोसिटी किससे ऑब्जर्व किया जा रहा है, B से। तो हमने ये भी ए देखा था कि जहां पे रह के हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उस फ्रेम को हम क्या मान लेते हैं, तो रेस्ट पे मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम ए का वेलोसिटी बी का रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो हम बी को क्या मान लेंगे, तो रेस्ट पे मान लेंगे। आओ हम यहाँ पे देखते हैं। ये मेरा ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे एक बड़ा सा क्या है,
वृक्ष, पौधा, ये एक पेड़ है और ये एक कार है। ठीक है, ये एक कार है और ये जो कार है ना वो भी वेलोसिटी से किधर आ रहा है, वो पेड़ की ओर आ रहा है। अब इस कार में एक सुंदर कन्या बैठी हुई है और इस वृक्ष में एक बालक बैठा हुआ है सुंदर कन्या की आस में। और तो ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर अगर ये बालक इस कार को देख रहा है तो ये तो रेस्ट पे है और ये कार भी वेलोसिटी से इधर आ रहा है, तो इस बालक को क्या नजर आएगा कि जो कार है ना वो उस बालक की ओर आ रहा है। ठीक है, तो बालक को क्या नजर आएगा कि कार उसकी ओर आ रहा है, कार इज कमिंग टुवर्ड्स मी। ये बालक क्या बोलेगा, कार इज कमिंग टुवर्ड्स मी, कार मेरे ओर आ रहा है। ठीक है, अब ये सुंदर कन्या है ना, तो ये बालक किस फ्रेम का रेस्पेक्ट में बोल रहा था भैया, तो अर्थ का फ्रेम में बोल रहा है। लेकिन ये सुंदर कन्या के सुंदर कन्या पेड़ को देखेगी और सुंदर कन्या को पेड़ क्या नजर आएगा, पेड़ उसकी ओर जा रहा है। क्योंकि अब ये है ना, ये अर्थ अर्थ पे नहीं है, अर्थ का फ्रेम पे नहीं है, ये है अब कार का फ्रेम पे। तो ये जब कार का फ्रेम में है तो ये सुंदर कन्या अब इस ट्री पेड़ को देख रही है, तो ये अब अर्थ का फ्रेम में नहीं है, यह सुंदर कन्या अब कार का फ्रेम में है। तो इस सुंदर कन्या को क्या नजर आएगा कि जो पेड़ है ना वो v वेलोसिटी से उसकी ओर आ रहा है। भला अब ये कैसे हो गया, तो यहाँ से देखो, अब हम कार का वेलोसिटी फाइंड करते हैं, इसको रेस्ट मान के। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सॉरी हम पेड़ को ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। अब हमको इसका वेलोसिटी फाइंड करना है इसके रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, अब देखना ए का वेलोसिटी क्या है, 0, बी का वेलोसिटी क्या है, भी है, पर नेगेटिव डायरेक्शन पे है, तो इसको हम नेगेटिव माइनस भी लिखेंगे। अब यहाँ से क्या आया, भी आया ना, तो इस सुंदर कन्या को क्या यहाँ से क्या हुआ कि जो पेड़ है ना वो भी वेलोसिटी से इधर जाते हुए किसको दिखाई देगा, तो वी वेलोसिटी से पेड़ इधर जाते हुए सुंदर कन्या को दिखाई देगा। तो यहाँ से जो ये बालक है, बालक पेड़ पे बैठा है, तो बालक को क्या नजर आ रहा है कि जो सुंदर कन्या है वो वी वेलोसिटी से बालक की ओर आ रही है। लेकिन सुंदर कन्या कार से बैठ के देख रही है पेड़ को, तो पेड़ क्या नजर आ रहा है, बालक क्या नजर आ रहा है कि बालक वी वेलोसिटी से उसकी ओर जा रहा है। तो यहाँ से क्या दिखाई देगा इसको, ट्री इज कमिंग टुवर्ड्स मी। अब ये बोलेगी कि पेड़ इसकी ओर आ रहा है, ये हुआ ये था रिलेटिव वेलोसिटी। इस पे हम कुछ एग्जांपल करते हैं। पहला एग्जांपल, ये सरफेस है, इस सरफेस में दो कार दौड़ रहे हैं, ये पहला कार है और कार ए है और इसका जो वेलोसिटी है ना 5 मीटर पर सेकेंड है, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर इसका जो वेलोसिटी है वो इतना है। तो सेकेंड कार है वो कहीं यहाँ पे है, ये सेकेंड कार है। ठीक, वो कहीं यहाँ पे है
और ये कार बी है और इसका भी जो वेलोसिटी है वो ये कितना है, तो ये हम 10 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। और ये भी किधर है, तो ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर इसका वेलोसिटी है। अब हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है किसका, ए का, किसके रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो हम जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं तो उसको हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो इस कार में चीटा बन के बैठ जाए, ठीक है, चीटा बन के बैठ जाओ और इसको रेस्ट पे मान लो। इसको अगर हम रेस्ट पे मान लेते हैं तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तो इसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू 5 पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, तो 10। तो यहाँ से क्या आएगा, 5 माइनस 10 इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से चीटा इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कहीं इधर आ गया, -5 मीटर पर सेकेंड। तो इस चीटा को क्या नजर आएगा, इस चीटा को यही नजर आएगा कि जो कार ए है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से वो पीछे की ओर जा रहा है ना, नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इस चीटा को क्या नजर आएगा कि कार ए इज मूविंग अवे मतलब दूर जा रहा है विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम बी का वेलोसिटी फाइंड करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, ए का रेस्पेक्ट में। हमें बी का वेलोसिटी फाइंड करना है ए का रेस्पेक्ट में। तो अब हम चीटा बन के कहाँ बैठ जाएंगे, तो चीटा बन के इस कार में बैठ जाएंगे, कार ए में। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। अब जो वेलोसिटी ऑफ बी है वो 10 है और वेलोसिटी जो ए है वो 5 है। 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो चीटा है ना इसको नजर आएगा कि जो कार बी है वो 10 मीटर से आगे जा रहा है, सॉरी 5 मीटर से आगे की ओर जा रहा है। मूविंग अगर हम यहाँ बैकवर्ड लिखें तो अच्छा होगा, पीछे की ओर, मूविंग बैकवर्ड, ये पीछे की ओर, ये जो कार है इसके रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से पीछे की ओर जा रहा है। लेकिन हम जब कार ए में बैठ के बी को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या नजर आता है कि 5 मीटर पर सेकेंड का स्पेस से वो कार आगे की ओर, फॉरवर्ड की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ से क्या नजर आएगा, कार बी इज मूविंग फॉरवर्ड विथ 5 मीटर पर सेकेंड। तो कार ए बी है वो 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम सेकेंड एग्जांपल करते हैं। सेकेंड एग्जांपल क्या है, ये सरफेस है, फिर हम कार ड्रॉ कर लिए, यहाँ पर भी एक कार ड्रॉ कर लिए। अब जो कार ए है ये कार ए है, ये कार बी है। अब जो कार ए है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से वो आगे की ओर जा रहा है, लेकिन कार जो बी है वो 15 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से पीछे की ओर जा रहा है।
ठीक है। अब हम आपने ये देखा होगा कि जब दो गाड़ी आपस आते हैं, एक गाड़ी इधर से आ रहा है, एक गाड़ी इधर से आ रहा है, तो हम क्या देखते हैं, दोनों का स्पीड हमको लगता है ना बहुत ही स्पीड में हम क्रॉस कर गए। तो जब दोनों का दो बॉडी आपस मतलब एक तरफ आ रहे होते हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं, तो जब तो उसका जो वेलोसिटी होता है ना वो एडअप हो जाता है। उसका वेलोसिटी एडअप हो जाने की वजह से हमें बहुत ही फास्ट नज़र आता है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी देख सकते हैं। देखना कैसे, अब हमें ए का वेलोसिटी निकालना है बी का रेस्पेक्ट में। देखना कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए का वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं बी का रेस्पेक्ट में। अगर हम ए का वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं बी का रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, चीटा बन के कहाँ पे बैठ जाएंगे, तो चीटा बन के कार बी पे बैठ जाएंगे। ठीक, अब जो ए का वेलोसिटी है वो कितना है, तो वो 5 है, माइनस जो बी का वेलोसिटी है वो 15 है, पर नेगेटिव है, तो -15। तो कितना हो गया, 5 + 15 = 20 मीटर पर सेकेंड। देख लिया ना, जो दोनों का वेलोसिटी है वो एड अप हो गया। तो हम कार का वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे बी का रेस्पेक्ट में, तो यहाँ चीटा को क्या नजर आएगा, कि चीटा को यही नजर आएगा ना कि जो कार ए है वो 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से उसकी ओर आ रहा है। इसको क्या नजर आएगा कि जो कार ए है वो 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से उसकी ओर आ रहा है। लेकिन जब हम बी का वेलोसिटी फाइंड करेंगे ए का रेस्पेक्ट में, तो चीटा बन के कहीं इसमें बैठ जाएंगे। ठीक है, चीटा बन के कहीं यहाँ पे बैठ गए, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब यहाँ पे देखना, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, तो -15, और वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ ए 5 है, इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से इस कार से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो इस कार से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो चीटा है उसको क्या नजर आएगा कि जो कार बी है ना वो 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से इसकी ओर आ रहा है, और यहाँ से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से इसको क्या नजर आएगा कि 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से इसकी ओर आ रहा है। तो क्या देखें कि जब दो गाड़ियां आप आसपास आ रही है तो क्या होता है, उसका स्पीड एडअप हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर एक्सीडेंट होता है ना, कि कोई एक ट्रक है, ट्रक इधर से जा रहा है, कोई एक कार इधर से आ रहा है, तो क्या होता है उस समय दोनों का स्पीड तो एडअप हो जाता है, उस समय स्पीड एडअप होता है, और जब वो उस समय एक्सीडेंट होता है तो बहुत खतरनाक वाला एक्सीडेंट होता है, कार का कुछ बचता उचता है नहीं। लेकिन जब ट्रक इधर जा रहा होता है और पीछे से अगर कोई गाड़ी आके मारे ना, तो उसका स्पीड डिक्रीज मतलब घट जाता है, उसका स्पीड में सब्ट्रैक्शन होता है, तो वहां पे जो एक्सीडेंट होता है वो उतना खतरनाक वाला एक्सीडेंट नहीं होता है। तो ये था। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का एक छोटा सा तरीका अगर हम देखें तो वो क्या होता है, हम क्या कर रहे थे, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड कर रहे थे विद रेस्पेक्ट टू बी। जिस के रेस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं वो उसमें हम क्या कर रहे हैं, चीटा बन के बैठ जा रहे हैं और उसको हम रेस्ट मान रहे हैं। ठीक है, तो जिसके रेस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं ना उस पर बैठ जाओ, चीटा बन के बैठ जाओ, खुद बैठ जाओ, और उसके पास जो वेलोसिटी है, जो कुछ भी वेलोसिटी है, वो तुम दूसरे को दे दो, पर उसका डायरेक्शन चेंज करके। और एक बार कि जिसके रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं उसको हम रेस्ट मान लेंगे, और उसके पास जो कुछ भी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम दूसरे ऑब्जेक्ट को दे देंगे, पर डायरेक्शन चेंज करके। जैसे कि इसका जो वेलोसिटी है, इसका तो वेलोसिटी था ना, हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे थे, कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो जो यहाँ से क्या निकल के आया कि ए का वेलोसिटी क्या है, 5 है, और बी का वेलोसिटी क्या है,
तो 15 है। तो मैंने क्या बोला, हम बी ए का वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं बी का रेस्पेक्ट में, तो हम बी का रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं उसको हम रेस्ट पे मान लेंगे, और इसका जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम इसको दे देंगे पर इसका डायरेक्शन चेंज करके। तो इसका वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव डायरेक्शन, पर हम इसको रेस्ट पे माने, इसका रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं इसका वेलोसिटी को, तो इसका वेलोसिटी को हम इसको दे देंगे पर डायरेक्शन चेंज करके, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अब देखो अगर हम वेलोसिटी को ऐड करें तो 5 प्लस 15 कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से भी यही बात निकल के आया कि जो कार है वो 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा है। उसी तरह अगर हम यहाँ से फाइंड करें ना, तो इसका वेलोसिटी फाइंड करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, तो इसका वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, पलट के इसको हम दे दिए 5 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब इसका वेलोसिटी क्या है -15 -5, तो क्या हो गया -20 मीटर पर सेकेंड। सेम वही चीज आया। तो ट्रिक यही है कि अगर हम किसी का वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं किसी का रेस्पेक्ट में, तो जिसके रेस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं उस पर बैठ जाओ, और उस पर बैठ जाओ, उसको कांस्टेंट मानो, और उसके पास जो कुछ भी है वो दूसरे को पलट के दे दो। ठीक, तो इसी ट्रिक पे हम क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, ये रहा सरफेस, ये रहा कार। ये कार ए है और इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है। ये कार बी है पर इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और इसका भी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है। हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड करना है बी का रेस्पेक्ट में, तो क्या करोगे, इसको कांस्टेंट मानोगे और इसके पास जो कुछ भी है उसको पलट के किसको दे देना, तो पलट के ए को दे देना, ए को दे देंगे तो क्या हो जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ए का वेलोसिटी क्या है 5 और डी का वेलोसिटी सॉरी इसका वेलोसिटी इसको हम पलट के दे दिए, तो 5 -20 कितना हो गया -15 मीटर पर सेकेंड। अब हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो इसमें क्या होगा, ए का वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो जब बी का फाइंड कर रहे हैं ए का रेस्पेक्ट में, तो इस ए को हम कांस्टेंट मानेंगे और ए का वेलोसिटी हम बी को दे देंगे पर डायरेक्शन चेंज करके, मतलब -5 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव डायरेक्शन में। तो 20 -5 15, तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो जो बी है उसको क्या नजर आएगा, सॉरी जो ए है उसको क्या नजर आएगा कि कार बी ना 15 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से वो आगे निकल जा रहा है, लेकिन कार बी को क्या नजर आएगा कि जो कार ए है वो 15 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से पीछे छूटता जा रहा है। ठीक है, अगर हम तो आगे बढ़ते हैं। ए है कार बी, ये मेरा सरफेस है,
अब जो कार ए है वो 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा है, लेकिन कार जो बी है वो 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से वो नेगेटिव डायरेक्शन की ओर आ रहा है। अब इन दोनों कार के बीच का जो डिस्टेंस है ना 400 मीटर है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वो टाइम फाइंड करना है जब दोनों कार क्या करेगा, क्रॉस करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा। एक कार इधर से आ रहा है, एक कार इधर से जा रहा है, तो वो टाइम हमें फाइंड करना है कि जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो क्या करना है, पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, अगर हम ए का वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं किसका रेस्पेक्ट में, बी का रेस्पेक्ट में, तो बी को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे और थीटा वन के क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। थीटा वन के इसमें बैठ गए। अब क्या करेंगे, इसके जो कुछ भी है पलट के किसको दे देंगे, इसको दे देंगे। तो क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन की ओर होगा, इसको पलट के दे देंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर हो जाएगा। तो 5 + 20 कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड। अब रिलेटिव वेलोसिटी आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। हमें टाइम फाइंड करना था, तो t = डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 400 मीटर, स्पीड कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर कैंसिल आउट होगा है 25, कितना टाइम्स लेंगे आप, 25 25 25 25 4 जा 100, 25 8 जा 25 16 जा 400। तो टाइम निकल के क्या आ गया कि 16 सेकेंड। तो 16 सेकेंड में दोनों कार एक दूसरे को क्या करेगा, दोनों कार एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब ये कार ए है और कार बी है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो अब 100 मीटर है। और कार ए अब जा रहा है कितने वेलोसिटी से, तो कार ए जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से। अब इसका एक्सलेरेशन भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेरेशन दिया हुआ है। अब कार जो बी है उसका एक्सलेरेशन 0 है और इसका वेलोसिटी है वो भी जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, कितने वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो यही है कि क्या कार ए बी को ओवरटेक करेगा। तो यहाँ लॉजिकली अगर सोचे तो करेगा। अगर इसका दूसरा क्वेश्चन पूछे अगर करेगा तो कितना टाइम में करेगा, वो टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ से ये लॉजिकली समझ में आ रहा है कि कार ए बी को ओवरटेक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन इसका कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब कार एक्सलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है। तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का कोशिश करें तो बी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी = बी ए माइनस वी बी। और ए का वेलोसिटी क्या है 10, बी का वेलोसिटी क्या है 10, तो जो वेलोसिटी हो गया वो 0 हो गया, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन क्या एक्सलरेशन 0 है। तो एक्सलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी की फाइंड बात करें तो एक्सलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सलरेशन ऑफ बी, तो 2 - 0 = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन 0 नहीं है, मतलब जो बॉडी है वो एक्सलरेटेड बॉडी है, एक्सलरेटेड बॉडी है, ठीक है। वो अपना वेलोसिटी को चेंज करेगा। इनिशियल वेलोसिटी जो 0 है, लेकिन 1 सेकेंड बाद ही उसका वेलोसिटी कुछ और हो जाएगा। जैसे बताता हूँ, इनिशियल v इक्वल
v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गया, पर एक्सलरेशन एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक सेकेंड की बात करें तो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। उसके बाद और एक सेकेंड की बात करें तो क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी अब 2 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 हो गया, तो जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये एक्सलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। जो कार ए है वो, कार ए है उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और रिलेटिव एक्सलरेशन क्या है, तो रिलेटिव एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली ये रेस्ट पे है और ये एक्सलरेट कर रहा है, तो ये ओवरटेक करेगा, लेकिन कितने समय में करेगा हमें वो फाइंड करना है। तो कितने समय में करेगा, तो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अप्लाई करते हो तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों के बीच कितना है, तो वो 100 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, रिलेटिव तो जीरो, प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन कितना है 2 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 100 इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड। कितना सेकेंड में करेगा, तो 10 सेकेंड में इसको ओवरटेक कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो कार है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दूरी है वो तो इस दोनों कार के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। ये कार ये है और कार बी। जो कार ए का वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है और वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और जो इसका एक्सलरेशन की अगर हम बात करें तो इसका एक्सलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम कार बी की बात करें तो इसका वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है और 10 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सलरेशन की अगर हम बात करें तो इसका एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम इन विच ए ओवरटेक बी। हमें वो टाइम फाइंड करना है, फाइंड टाइम इन विच ए ओवरटेक बी। हमें टाइम फाइंड करना है जिस टाइम पे ए ने बी को ओवरटेक कर लेगा, ठीक। तो आइए हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी फाइंड करेंगे। तो ए का वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं बी का रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए का वेलोसिटी क्या है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, बी का वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया ए का बी का रेस्पेक्ट में। अगर हम ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, एक्सलरेशन हम फाइंड करें ए का बी का रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ए ऑफ ए माइनस ए ऑफ बी। दोनों का एक्सलरेशन का डायरेक्शन सेम है, तो जो बॉडी कार ए का एक्सलरेशन है वो 5 है, कार बी का 2 है, तो एक्सलरेशन भी हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और रिलेटिव एक्सलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें टाइम फाइंड करना है जिस टाइम पे ए ने बी को ओवरटेक कर लेगा। तो क्या करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। तो जो डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का है वो है 100, तो 100 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो वो 10 हो गया, तो 10 इंटू टी प्लस हाफ
इंटू एक्सलेरेशन कितना हो गया, तो इंटू 3 और टी स्क्वायर, ये तो निकालना है। तो इधर से हो गया 100, ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो 2 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 200 इक्वल टू 20t प्लस ये 2 तो कैंसिल आउट, 2 तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3t स्क्वायर, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 3t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 200 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट आएगा, और हमें पता है कि अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका रूट कैसे फाइंड करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब यहाँ से इसका भी दो रूट हो सकता है, t इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, तो कॉफिशिएंट ऑफ t क्या हो जाएगा 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स ये t का टर्म्स में है, t वेरिएबल है यहाँ पे, तो जो कॉफिशिएंट है t स्क्वायर का वो 3 है, वही a होगा, तो ये हो गया 3 इंटू जो c है ना, जो c है वो कांस्टेंट टर्म है, और c क्या है -200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू 3। ठीक, ये तो आ गया। अब इसको हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से t निकल के आएगा, t इक्वल टू -20 प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट क्या हो गया, 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 4 3 12 12 2 24, तो ये हो गया 2400 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू -20 प्लस माइनस अंडर रूट 2800 डिवाइडेड बाय 6। अगर हम 2800 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो कितना हो जाएगा, तो वो आता है 20, तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाता है 20√7 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो टाइम तो नेगेटिव होता नहीं, टाइम पॉजिटिव होता है, तो हम कौन सा वाला लेंगे, पॉजिटिव टर्म्स, तो -20 प्लस 20 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 6। अगर हम यहाँ नेगेटिव टर्म ले लेते तो टाइम क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, जो कि वैलिड नहीं होता है। ठीक, तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी के बारे। अब हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, इन मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी का उसका रिलेटिव मोशन क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे। रिलेटिव मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी, हम रिलेटिव मोशन देखेंगे किसका, मोशन अंडर ग्रेविटी का। ठीक है, अब एक टावर कंसिडर करते हैं। ये एक टावर है, ये ग्राउंड है,
अब इस टावर से कोई एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, बॉल ए, और सेकेंड बॉल को ड्रॉप करते हैं, बॉल बी। दो बॉल है और इस टावर का हाइट अगर हम कंसिडर करें तो इस टावर का हाइट एच होगा। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे सारा नेगेटिव होता है और ऊपर पॉजिटिव होता है। इसका जो एक्सलरेशन है बॉल ए का वो -g नीचे की ओर होगा और इसका भी एक्सलरेशन क्या होगा, -g नीचे की ओर होगा। तो एच हाइट का टावर है और उस टावर की ऊंचाई से हम दो बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। अगर हम दो बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 होगा, लेकिन उसका जो एक्सलरेशन है वो कांस्टेंट है और नीचे की ओर है -g है। तो जो रिलेटिव एक्सलरेशन होगा दोनों के बीच वो क्या होगा, तो हम देखेंगे एक्सलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाएगा, एक्सलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सलरेशन ऑफ बी। अब एक्सलरेशन ए का एक्सलरेशन -g है माइनस बी का एक्सलरेशन -g, तो -g प्लस g इक्वल टू एक्सलरेशन, यानी कि एक्सलरेशन कांस्टेंट हो गया। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो उसका रिलेटिव एक्सलरेशन कांस्टेंट हो गया। अगर रिलेटिव एक्सलरेशन कांस्टेंट हो, सॉरी, रिलेटिव एक्सलरेशन 0 हो गया, अगर रिलेटिव एक्सलरेशन 0 हो गया तो जो उसका रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तभी एक्सलरेशन 0 होगा। तो यहाँ से ये बात निकल के आ गया, देयरफॉर v रिलेटिव इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ से क्या बात निकल के आया कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा मोशन अंडर ग्रेविटी का वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि जो रिलेटिव एक्सलरेशन है वो 0 है। अब यहाँ से एक एग्जांपल, तो यहाँ से हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, ये एक टावर है और इस टावर का हाइट अगर हम कंसिडर करें तो 1000 मीटर है और ऊपर से एक बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं और एक ऊपर से एक बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं और नीचे से एक बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं। ये बॉल बी है नीचे पे और हम थ्रो कर रहे हैं और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा ना वो 100 मीटर पर सेकेंड है जब हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं। अब हमें ये पता है कि जो रिलेटिव एक्सलरेशन है ए रिलेटिव वो क्या होता है, 0 होता है। हमें इसका फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड। वो टाइम फाइंड करना है जब दोनों बॉल एक दूसरे को टक्कर मारेगा। सेकेंड फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड वेयर दे कोलाइड। वो पोजीशन फाइंड करना है ग्राउंड से जहां पे दोनों एक दूसरे को टक्कर मारेगा। ये तो है मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द टाइम व्हेन दे क्या करेगा, कोलाइड करेगा। पहला क्वेश्चन। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन करें बात करेंगे तो फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड where they collide। अगर हम थर्ड बात करेंगे, थर्ड मेरा ये है, find the velocity of A when they collide। जब दोनों आपस में टकरा रहे होंगे तो उस समय ए का वेलोसिटी क्या होगा।
तो अगर हम इसका रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए का वेलोसिटी क्या है? तो 0 है। बी का वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है, वो 100 है। तो ये -100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो बी को क्या नजर आएगा? बी को यही नजर आएगा कि जो बॉल ए है ना, वो 100 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से नीचे की ओर आ रहा है। जो मेरा पहला क्वेश्चन है उसका अप्रोच कैसे करेंगे? हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द टाइम व्हेन द कोलाइड। तो यही लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी टाइम प्लस हाफ एक्सलेरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी और टाइम का स्क्वायर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1000 है, -1000, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो -1000 है, नेगेटिव डायरेक्शन की ओर है, -1000 है। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो -100 है, -100 है टाइम। यहाँ पे जो एक्सलरेशन है ना वो 0 है, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, टाइम निकालना था तो दो जीरो भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया? 10 सेकेंड। यानी कि जो पार्टिकल है ना वो 10 सेकेंड के बाद क्या करेगा? तो 10 सेकेंड के बाद कोलाइड करेगा। अब हमें ये फाइंड करना था कि 10 ये तो पता चल गया कि 10 सेकेंड के बाद दोनों कोलाइड करेगा, लेकिन हमें पोजीशन फाइंड करना है ग्राउंड से कि किस पोजीशन पे दोनों कोलाइड करेगा। तो सेकेंड को अप्रोच कैसे करेंगे? सेकेंड क्वेश्चन। तो अगर हम बॉल को थ्रो करते हैं नीचे से, तो बॉल का वेलोसिटी क्या है? तो 100 मीटर पर सेकेंड है। तो 100 मीटर पर सेकेंड है, तो इस 10 सेकेंड में बॉल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा? तो s इक्वल टू जो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो 100 इंटू 10। सो हाँ, यही फाइंड करना था कि किस पोजीशन पे दोनों कोलाइड करेगा, किस पोजीशन पे कोलाइड करेगा। तो इसका अगर हम एच मैक्स फाइंड करते हैं कि इसका मैक्सिमम हाइट क्या है, तो अगर बॉल बी का एच मैक्स फाइंड करेंगे, एच मैक्स ऑफ बी, तो ये हो जाएगा एच मैक्स क्या होता है? u²/2g। यहाँ से इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो 100 था, तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 5 10, यानी कि इसका जो एच मैक्स हो गया वो 500 मीटर है, ठीक है। यानी कि ये जो बॉल बी है ना वो 500 मीटर तक ही जाएगा, ठीक। अब ये जो इसका मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पहुंचने तक ये कितना टाइम लगाता है? तो वहां का टाइम निकालेंगे तो t इक्वल टू यू बाई जी हो जाएगा, u बाई जी। अब इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 100, और g को अगर हम 10 कंसिडर करते हैं तो ये 10 सेकेंड आ गया। तो 10 सेकेंड में ये अपना मैक्सिमम हाइट पहुंच जाता है, और मैक्सिमम हाइट कहाँ है? और तो फिर 500 मीटर पे है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी आ गया कि दोनों कोलाइड तो करेगा, पर कहाँ पे करेगा? तो वो 500 मीटर पे कोलाइड करेगा, ठीक है। और इसको इस तरह से भी अगर अप्रोच करते तो भी आ जाता है आंसर, तो भी आंसर आ जाता है। S इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ एटी स्क्वायर, ये भी अप्रोच कर सकते थे। तो s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 100 है, टाइम 10 सेकेंड पहले निकाल चुके थे, हाफ इंटू माइनस इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है 10 और टाइम 10 सेकेंड का स्क्वायर मतलब 100। तो यहाँ से हो गया 1000, यहाँ से 5 माइनस 500 तो इक्वल टू 500 मीटर। तो ग्राउंड से ये 500 मीटर का दूरी पे क्या करता, कोलाइड करता। तो ये आ गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन था वो फाइंड करना था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी व्हेन दे कोलाइड। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन ये था, ए और बी का वेलोसिटी फाइंड करना है जब दोनों आपस में टकरा रहे हैं तब। अब वेलोसिटी निकालने के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए 0 था, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दोनों का नेगेटिव 10, टाइम क्या हो जाएगा 10, जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ए का वेलोसिटी क्या होगा 100 मीटर पर सेकेंड जब कोलाइड कर रहा होगा तब। और अगर हम बी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू यू प्लस 80 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 100 था, और इसका एक्सेलरेशन हो गया 10 इंटू 10 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। जो बी का वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑब्वियसली बात ये है कि जब दोनों कोलाइड कर रहे हैं ना, तब b का वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, b का वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। और यहाँ से भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब किस पॉइंट पे दोनों कोलाइड कर रहे हैं, दोनों 500 मीटर पे कोलाइड कर रहा है, और जो बॉल b है ना उसका मैक्सिमम हाइट 500 है, वो तो उतना ही हाइट तक जाता, और मैक्सिमम हाइट 500 है, और जहाँ पे बॉल का वेलोसिटी 0 होता है ना, ये तो अपना मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे। तो ऑब्वियसली यहाँ से भी बात यही निकल के आया कि इसका वेलोसिटी जब दोनों कोलाइड कर रहा है तो वेलोसिटी का वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, और यहाँ से भी वही बात आया। तो ये देखे हम लोगों ने ये देखा कि जब दोनों कोलाइड कर रहा है ना, तो बॉल बी का वेलोसिटी 0 हो जाएगा और ए का वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और अगर हम इस तरीके से भी इसको अप्रोच करें थर्ड क्वेश्चन को, तो यहाँ से भी यही बात निकल के आएगा कि जो बॉल ए है, बॉल ए का जो ग्राउंड तक पहुंचने का वेलोसिटी क्या होता है, तो वो होता है √2gh, यही होता है। एक्चुअली में ये नेगेटिव होता है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन की ओर आता है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए √2gh 2 इंटू 10 इंटू अब इसका कहाँ पे कॉलिजन हो रहा है, तो 500 मीटर पे हो रहा है, तो 500 यहाँ से ये हो गया 5 इंटू 2 10, तो ये 10, यहाँ 10, और यहाँ से पहले से 100 था तो 4 0, तो बाहर निकल के क्या आ गया, तो 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से भी यही बात निकल के आया कि जो वेलोसिटी ए का वेलोसिटी है जहाँ पे कोलाइड हो रहा है उस समय जो ए का वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकेंड है। तो ये भी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब एक पॉइंट, दो चार पॉइंट नोट करके लिख लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। मोशन अंडर ग्रेविटी में जो रिलेटिव मोशन फाइंड करना है, तो हमें इस प्रोसेस को अपनाना है। जो प्रोसेस है वो उसका पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ, तो वो नोट करके लिख लेंगे। जो पहला पॉइंट है ना, फर्स्ट वन, वो जो क्या होता है, जो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। तो क्या करना है, मेक रिलेटिव एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। सेकेंड वन क्या है 10। तो जब एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया ना, क्या हो गया 10, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मींस रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये होगा कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट। अब अप्लाई रिलेटिव मोशन टू फाइंड टाइम।
apply relative motion to find टाइम फाइंड करने के लिए रिलेटिव मोशन अप्लाई करना है। रिलेटिव मोशन इसलिए टाइम हम फाइंड कर रहे हैं क्योंकि जो टाइम है ना वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। उसके बाद क्या करना है, यूज दिस टाइम टू फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द गिवन बॉडीज और एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। इसके बाद क्या करना है, यूज दिस टाइम टू फाइंड करना है पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द position and velocity of the given bodies or as asked, या तो फिर जैसे क्वेश्चन में पूछा। तो ये सारा जो पिक्चर आज हमने डिस्कस किया, ये रिलेटिव मोशन, ये तो स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे था। तो यहाँ मेरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन समाप्त होता है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियोस आएगा वो आएगा मोशन इन 2 डायमेंशनल मोशन इन अ प्लेन। वहाँ पे हम जो मोशन पढ़ रहे होंगे वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा, एक लाइन पे मोशन नहीं होगा, वो मोशन इन अ प्लेन 2 डायमेंशनल मोशन होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।